है और कोई यार? शिवम है भी जसोला। ओके, वो तो फिर काफ़ी दूर है। गंजन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रुप पे इतने सारे बच्चे रिएक्ट करते हैं, क्लास में क्यों नहीं आते हैं? एनीवे स्टार्ट करते हैं।
परसेंट दो शब्दों से बना है ना, पर 100, सेंट मीन्स 100। अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमने ये देखा था रेशियोज वगैरह में कि हम जैसे एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, है ना। तो एनीवे हम कोई भी अगर फ्रैक्शन लेते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को, हमने ये देखा था कि किसी भी डेसिमल को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे कि इसको हम 27/100 लिख देंगे, है ना, ठीक है। और इस हर चीज़ को जिसको हम पर 100 के फॉर्म में ला सकते हैं उसको हम परसेंटेज बोल देते हैं, सिंपल, है ना। अब जैसे हम कहते हैं ना कि 10% ऑफ 20, ऑफ, यहाँ जब भी ऑफ लिख कर आता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 10% ऑफ 20 का मतलब क्या हो जाएगा कि 10/100 इंटू 20, ठीक है। बस यही बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लगाएंगे हर जगह, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और, कि हमें हर चीज़ का, जो भी हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ का एक इंट्यूशन होना चाहिए कि 10% का मतलब क्या हो रहा है ना। 10% क्या हो गया कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी 10% बोल रहे हैं, हम एक्चुअली 1/10 पार्ट बोल रहे हैं। तो 1/10 पार्ट किसी भी चीज़ का हम क्या कर रहे हैं कि 0.1 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं 1/10, और फिर उसको बाय 100 में लेकर जा रहे हैं। और बाय 100 में लेकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को जब 100 में ले जाते हैं तो उसको विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। परसेंटेज खाली एक विजुअलाइजेशन की ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। तो चलो ये विजुअलाइजेशन ट्रिक को हम यूटिलाइज करते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। और एक सेकेंड, इसका फाइल का मैंने नाम क्या दिया है, मैथ कंप्लीट है ना, MAM नहीं है ये भी। आ गए। ठीक है, जब तक ये खुल रहा है एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या है?
क्या चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट? कि हम सिंपली किसी चीज़ पे मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि बोरोड है, जो भी प्रिंसिपल बोरोड है, उसके ऊपर एक एडिशनल सम जो कि बोरोअर को देना है ना, और वो एडिशनल सम हमेशा प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कोई लोन ले रहा है उसको उतना ज़्यादा पे करना है ना। और सिंपल तरीका हमारे पास क्या है कि हम इस पर इंटरेस्ट लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हम जब एक ही इंटरेस्ट बार बार लगा रहे हैं, जैसे कि किसी ने 100 रुपये लोन लिया और उसको हर महीने सिर्फ 10 रुपये पे करने हैं इंटरेस्ट के तौर पे मान लो, है ना, और हर बार 10 ही 10 पे करना है, इसका कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है ना, इस टाइप का कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि 10% एज इंटरेस्ट पे करा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बट ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, वो कंपाउंड होती हैं। ठीक है, अब कंपाउंडिंग में क्या हो गया कि हम जैसे 100 रुपये किसी ने लोन लिया, ठीक है, अब इसके मतलब मान लीजिए ये लोन लिया गया है 3 साल के लिए, है ना, तो हम करेंगे क्या इस पे कि हम इसका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड कर देंगे कि अगर 10% इंटरेस्ट हुआ और ये 10% एक्चुअली मान लीजिए पे नहीं करा गया, तो हम अगली बार क्या करेंगे, 10% ऐड करके हम मान लेंगे कि लोन अमाउंट इज़ 110 और उसके ऊपर फिर से 10% लगा देंगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा, है ना, 11 रुपये बढ़ गया 10%। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंडिंग। अब इसका आपको कोई फॉर्मूला पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? याद करो कि एक फॉर्मूला होता था इसका कि 1+r/100 की पावर समथिंग, ऐसे करके। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं रटेंगे। हम जब भी करेंगे इस सवाल को, मान लो कि अगर हमें ये करना है कि फिर 10% के बाद क्या होगा, फिर 10% के बाद क्या होगा, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्रेशन आ रही है वो क्या आ रही है, इस चीज़ की आ रही है, ये प्रोग्रेशन आ रही है 100, 110, 121, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी होगा, है ना, ये चीज़ हो रही है, तो हम इस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे पता लगाएंगे ये क्या है। ठीक है, एनीवे वो हम करके देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक सवाल है 14th। ये बस खुल जाए। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट received from two bank on 500 for 2 year is 2.5. What is the difference between their rates? फर्स्ट वन 0.25। एक सेकेंड,
क्वेश्चन था हमारा कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रेट फ्रॉम टू बैंक इज 500, ठीक है, फॉर 2 ईयर, नहीं, ऑन 500 इज 2.5 रुपीज़। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 500 पे दो बैंक्स ने कुछ इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, और जो इंटरेस्ट हमारा उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 2.5% है, वो सॉरी 2.5 रुपीज़ है ना। इसने एक्स लगाया, इसने वाई इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, और इसका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 2.5 रुपीज़ निकल कर आ रहा है ना, ये चीज़ है। अब जो इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? हाँ, तो हम 2 साल इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सेम ही है दोनों में, है ना। तो 500 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और x परसेंटेज कुछ लगाया गया यानी कि x/100, ठीक है। ये मान लो 1 साल के लिए लगाया गया, 2 साल के लिए यहाँ इन्होंने 2 साल बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से हम वही करेंगे 500/100, ठीक है, y × 2, ये कितना निकल कर रहा है 2.5, है ना। हम चाहे 1 साल का निकाल लेते, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते, चाहे ऐसा, ठीक है। तो क्या निकल कर आ रहा है, ये 5 टाइम्स और ये 10, है ना। तो कितना निकल कर आ रहा है, x - y और 10, है ना। तो ये आ जाएगा और ये क्या आ गया, है ना। दोनों के बीच में ये है, बट एक चीज क्या रखनी है, 0.25, क्या 0.25%, ठीक है। अब ये हमें 0.25 परसेंट के टर्म में क्यों नहीं निकल कर आ रहा है ये आंसर। हम यहाँ तो 0.25 एक नंबर निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ आप इस चीज़ को विजुअलाइज करो, आंसर हमारा 0.25 एक्चुअली परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। ये परसेंट का मतलब तो ये हो गया 0.25/100, लेकिन असलियत में जो आंसर निकल कर आ रहा है हमें ये परसेंटेज टर्म तो मिल नहीं रही, ठीक है। वो परसेंटेज टर्म कहाँ गायब हो गई, वो एक्चुअली यहाँ पर गायब हो गई, ठीक है। अगर हम ये जो रेट है उसको परसेंट के टर्म में ही रखते तो हमें ये परसेंटेज टर्म इधर मिल जाती। कैसे मिल जाती, हम ये कर देते इसको, हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वो फिर हमें क्या मिलता, वो हमें रेशियो के टर्म्स में मिलता, ठीक है। अब हमें बस ये याद रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये x% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये x परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है। ये इसका यूनिट परसेंटेज है, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो परसेंटेज टर्म्स में आ रहा है, 0.25 का आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ आ गई कि यहाँ पे इन जनरलाइज जब इंटरेस्ट निकाल रहे थे, यहाँ पे सिंपल हम बोलते हैं P × R × T, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल अमाउंट हो गया प्रिंसिपल के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सवाल अब ऐसा करते हैं जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ना लग के कंपाउंडिंग लग रही हो। ठीक है, एक 17th क्वेश्चन करो। सेवनटीन्थ,
हाँ हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ पता नहीं, देखते हैं क्या करा आपने। इसमें पहले टर्म्स बना ली थी। क्या था कि मान लो जो टोटल पेट्रोल वो यूज़ कर रहा है, अच्छा अच्छी बात ये होगी कि अगर हम टोटल पेट्रोल को हम क्या करें कि 100 अज्यूम कर लेते हैं मान लो, या चलो 1 अज्यूम कर लेते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है 1 अज्यूम कर लिया टोटल, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट मतलब सेकंड डे में जो यूज होगा वो उसका 25% ज़्यादा होगा। हाँ 0.25 ज़्यादा, मतलब 1.2 1/4 ऐड हो जाएगा, 1.25 प्लस 1 है ना, ऐसा हो रहा है। तो मतलब 1.25 हो गया ये, 1.25 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब ये 0.25 में फिर से 0.25 ऐड करना है। नहीं, अब ये क्या कह रहे हैं कि ही स्टार्ट्स यूजिंग मोर 25% मोर एवरी डे, है ना, 25% मोर ऑफ 25% मोर, अब इसका 25% निकाल। अब इसका 25% निकालना है ना। तो मतलब 1.25 प्लस 1.25 का 25%, 1.25 का 25%, है ना। अब एक चीज आप देखो कॉमन, अगर हम निकालेंगे ना यहाँ पे, सॉरी 1.25 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 0.25, है ना। और ये वापस 1.25 आ गया, 1.25 मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ गया 1.25, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखना शुरू करो कि ये है क्या, कि हम हर बार 1.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब ये जो भी टर्म आएगा, है ना, जो भी टर्म आएगा, मान लो x आ गया, फिर हम यही काम करेंगे कि x प्लस 0.25 ऑफ x, है ना, और हमें बार बार ये चीज़ रिपीट होने को मिलेगी 1.25 ऑफ x, है ना। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर ये प्रोग्रेशन देखें, ये सेकंड स्टेज में था और ये थर्ड स्टेज एंड सो ऑन, ठीक है। हो क्या रहा है कि एक का 1.25 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, एक से 1.25 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है 1.25 का स्क्वायर, फिर क्या हो रहा है, फिर से 1.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन, है ना। अब इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। अगर ये सिंपल होता तो क्या होता, 1 होता, 1.25 होता, 1.50 होता, 1.75 होता, एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको पहले हटाते हैं, क्लीन करते हैं। अब ये चीज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक तरीके से क्या मिल गया आपको, वो एक किस्म की एपी होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट होती है एक किस्म की जीपी, है ना। अब
हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर वो एक एपी है तो एपी का एक फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। एपी का फार्मूला क्या हो गया कि हमें मान लो ये मतलब सम करना है हमें, ठीक है, कि अच्छा ये एक दिन का यूटिलाइजेशन मान लेते हैं, है ना, और ये 10 डेज़ में अगर यूज़ कर रहा था तो वो टोटल हमें ये 10 बनाना है किसी तरीके से, है ना। ये एक दिन का यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो अगले दिन यूटिलाइजेशन ही हो गया, अगले दिन ही हो गया, ठीक है। अब अगर ये एपी होती, ठीक है, अज्यूम करते हैं अगर ये एपी है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एपी में आंसर आएगा, इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है, और इन सब के एडिशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो टोटल सम इज इक्वल टू n/2 n-1 टाइम d, है ना, ये फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब जितने भी दिन होंगे वो तो हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है, n/2 उसको यही रखते हैं, शुरुआत में क्या था, ये 1 था, ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस n-1 और हर बार d कितना आ रहा है, डिफरेंस 0.25, है ना। क्या आपने ये करा था या आपने कुछ और करा था, मैंने तो जीपी वाला लगाया था, ये तो एपी वाला। अच्छा चलो आपने जीपी वाला लगाया था, अज्यूम करते हैं मान लो ये वाला है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको खोलेंगे n, फिर 1 प्लस या 0.25 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0.25 से इसको 1/4 लिख देते हैं, बाय 4, ठीक है, और इसको हम बाहर ले आएंगे तो मान लो ये n/8 हो गया, और फिर ये हो गया 8 4 आ गया ना, ठीक है, 8 प्लस और n-1, है ना, और ये क्या आ गया n/8 n प्लस 7, है ना, और ये हमें टोटल कितना चाहिए, ये आना चाहिए 10, राइट। तो क्या आ गया आंसर, इसको मैं 80 कर देता हूँ, 80 इज इक्वल टू n² प्लस 7n, है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस 7n माइनस 80, ये क्या हो गया, ये आ पाएगा क्या, आ तो जाएगा, बट ये फ्रैक्शंस टाइप में आ रहा है ना, इसको फिर हमें वो उस तरीके से करना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है आपको याद है कि x कैसे हम निकालते हैं, या डी वाला फॉर्मूला याद है, ठीक है, ये होता है ना -b प्लस माइनस, हाँ, b² माइनस 4ac होता है ना, डिवाइड बाय 2a, इस तरीके से करके देखो, किसका स्कोर, 369 किसी का स्क्वायर नहीं होता आई थिंक, पर 19 का मान के चलो, 361
19 का स्क्वायर क्या होता है? 81 361 होता है आई थिंक, है ना। तो अज्यूम करते हैं ये 19 है, ठीक है, क्योंकि हमें एक आंसर निकालना है इसलिए, ठीक है। अगर ये इसको आप 19 अज्यूम करके चलोगे तो आपका आंसर क्या आएगा कि 19 माइनस 7, 19 माइनस 7, है ना। n नेगेटिव में तो आ नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव में ही रखना है। तो 19 माइनस 7 कितना आया? हाँ 12 डिवाइड बाई 2 6, है ना। तो n जो है वो 6 बैठेगा, ठीक है। और ये क्योंकि 69 है, इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा, तो मोर देन 6 होगा, तो विच मीन 6। अगर लेस देन 6 होता तो फिर वो 5 होता, है ना। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट से हम निकालते हैं तो फिर ये आ रहा है ना, ये करना पड़ेगा। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें इसको, है ना, तो कैसे करेंगे? फिर फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा कंपाउंडिंग में? इस वाले को हटा देते हैं। उससे भी 6 ही आ रहा था क्या आपका? इसको हम AP को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे GP वाला करते हैं। यहाँ पे सम कितना हो गया? हाँ मैंने फर्स्ट टर्म इसमें 1 आएगी, 1.25 आएगी। फर्स्ट टर्म 1 आनी चाहिए। उल्टा कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं या माइनस आता है ना। है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 1 है, ठीक है। क्योंकि 1 आ रहा है तो फिर, और इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट टर्म से हमेशा, तो इसलिए हमने 1 ही लिया है, ठीक है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसी चीज़ को ले लेते हैं। R हमारा कितना है? 0.25, हाँ। इससे हम बार बार कर रहे हैं, नहीं एक्चुअली 1.25 है, 1 माइनस 1.25, तो ये कितना आ गया कि 0.25, 1 माइनस 0.25 की पावर n जितनी भी बार आए, और फिर हम कर रहे हैं 0.75, राइट। ये आ गया। और ये हमें कितना लाना है? 10, है ना। s कितना लाना है हमें? 10। तो ये क्या आ गया? किस, हैं जी? नहीं 1 माइनस 1.25, 1 माइनस 1.25, हम 1.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव आ जाएगा। माइनस में आ गया, ठीक है। 2.5 माइनस में, और इस माइनस को हम हटा ही देते हैं एक्चुअली, तो ये आ जाएगा 1.25, यह 1.25 आएगा एक्चुअली, है ना। ठीक है। तो ये हम करेंगे, तो ये 1.25, यस, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये 1.25 की पावर n, ठीक है, 3.5 ऐसी कुछ आ गई। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि कितनी पावर में होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 पावर में हो जाएगा। ये 1.25 इंटू 1.25 कितना होता है? हाँ एक बार करके देखो, नहीं 2.25 तो नहीं होगा, 1.56 ऐसा कुछ होता है। ये इस केस में आ रहा है आंसर 5, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो हमारा क्वेश्चन था बड़ा
उस सेंस में ये बैठ रहा है ट्रिकी कि हमें नहीं पता कि ये 25% सिंपल ले रहे हैं कंपाउंड ले रहे हैं, है ना। ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं सिंपल ही ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड होगा तो फिर हाँ तो फिर ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज़ से करेंगे, या फिर ये तो चलो फॉर्मूले के थ्रू हो गया, या फिर अब जब ये सारी चीज़ आएगी आपके पास, ठीक है, बेटर तरीका क्या है कि एक बार आप ऐड करना शुरू कर दो कितना जा रहा है, ठीक है। और ऐड करने का, अब ये तो हो गया हमारा इस तरीके से ऐड करने का तरीका। जीपीए में मैंने आपको एक और तरीका बताया था ऐड करने का, कि अज्यूम करो, जैसे अज्यूम करो 5 ही टर्म थी, है ना। अगर 5 टर्म हम मान लो अगर इसको ऑप्शन लगा के करना चाहते तो क्या आप आसानी से निकाल पाते? हाँ, इंटू 5 करना होता, एक्चुअली मिडिल वाली टर्म को इंटू 5 करना होता ना आपको, है। तो मिडिल वाली टर्म को इंटू 5 करेंगे, क्या आ रहा है आंसर? 7.5 आएगा, है ना। तो वो तो नहीं हो सकता। अगर 6 टर्म्स को ऐड करें उसका क्या आएगा? 6 टर्म्स में मिडिल टर्म क्या बैठेगी? इन दोनों के बीच का कुछ बैठेगा ना, है ना। तो वो कितना हो गया? 1.625 ना, 1.625, है ना। अब इसको क्या करना है हमें, इंटू 6, ये कितना आ रहा है? है ना, 9.7। इसका आंसर फिर 7 आना था क्या? ओके, अगर हम फिर नेक्स्ट टर्म लें 1 पॉइंट, हम क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी टाइम? तो इसका आंसर एक्चुअली 7 आना था उस केस, इस केस में, एपी के केस में। हम जब यहाँ से डी निकाल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे ठीक से। 7th डे पे, 6 डे तो पूरा चला जाएगा, 7th डे पे खत्म हो जाएगा, 7th डे पे खत्म होगा। क्योंकि ये फुल खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर ये इस सेंस में भी थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट तो नहीं बट ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर 1.75 लेंगे तो क्या आएगा आंसर? $10.25 ऐसा कुछ आ रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये 7 आना चाहिए उस सेंस में आंसर, है ना। ये हम एक्चुअली नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर हम ये कैलकुलेट कर पा रहे होते तो फिर ऐसा कुछ आता। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सवाल कंपाउंडिंग के आए नहीं हैं, जो हम जितने भी सवाल देख रहे हैं आज तक, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1-2 सवाल ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ सिंपल सवाल ले लेते हैं, 3-4 टाइप के। ठीक है, जैसे एक सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो एक सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 6 to 5 for 2 years is 51। जो इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 51। हाँ जी, हाँ लॉजिक से इसमें ये नहीं करना चाहिए, हाँ वो तो है ही। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। टोटल इंटरेस्ट जो पे करा गया है वो इतना पे करा गया है।
हेलो। तो इसका आंसर 8 नहीं है पिछले वाले का। पिछले वाले का 8 क्यों होगा? 8 क्यों होगा? 8 तो नहीं आएगा, 7 आ रहा है। नहीं नहीं, हमने ऐड करके देख लिया ना, वेरीफाई करके देख लिया। 1.25 अगर हम एक दिन का लेंगे तो हाँ हाँ, 1.25 नहीं नहीं, हम पहले 1 लेंगे ना, पहले दिन तो 1.25 हो जाएगा ना सर। पहले दिन ही 1.25 हो जाएगा आप कह रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है हर दिन। एक सेकेंड, इफ यू स्टार्ट यूजिंग 21 मोर एवरी डे, फर्स्ट डे भी 1.25 हो जाएगा, नेक्स्ट डे भी 1.25 आएगा। आप कह रहे हैं कि 1.25 से ही स्टार्ट करें? हाँ, और हर दिन 1.25 रहेगा क्योंकि सिंपल है। नहीं, फिर तो और कम हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे ये हम फिलहाल अब सिंपल पर आ गए थे ना, कि चलो सिंपल करके देखते हैं। नहीं, अगर कंपाउंड करके देखेंगे तो फिर इसका ये, हाँ, अगर 1.25 मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन में भी है 8। क्या 1.25 से क्या? अगर 10 को 1.25 से डिवाइड करेंगे हाँ, तो 8 आएगा ना सर। नहीं नहीं क्यों? टोटल कंजम्पशन नहीं नहीं, क्यों आप वो लॉजिक क्यों लगा रहे हो? 10 डेज में खत्म हो रहा है ना total। हाँ, तो उसकी कंजम्पशन 10 डेज की है। उसने बोला पहले 10 डेज में खत्म आप ये कह रहे हो कि 25 मोर, मतलब टोटल तो 10 डेज में खत्म होगा ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 25 मोर जो यूज़ करा, और वो 25 मोर यूज़ करने के बाद उसने और कुछ इंक्रीज नहीं करा, आप ये तो कह रहे हो? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या करा कि अब ये 25 इतना यूज़ कर रहा है और हमेशा इतना ही यूज़ कर रहा है, आप ये कह रहे हो? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है क्या? क्योंकि सर अगर 10 डेज में पूरा फ्यूल खत्म हो रहा है ओके, फिर तो एक दिन में 10% खत्म फिर तो ये सवाल कुछ रहा ही नहीं, हाँ, फिर ये पूछा ही क्यों? लास्ट फॉर 10 डेज ही स्टार्ट्स यूजिंग 25 मोर। एवरी डे मतलब हर दिन जितना यूज करता है उससे उससे 25% 25% ज्यादा more यूज use करेगा। करेगा। ओ अच्छा, हाँ, फिर तो ये ऐसे ही हो गया, तो बहुत सिंपल है ना। फिर तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एटीएम फार्मूला यूज करेंगे। नहीं नहीं, एपी इसलिए क्योंकि मेरे को ये लगा इस सवाल को पढ़ के 25% मोर एवरीडे का मतलब फिर 25% मोर, फिर 25% मोर। हाँ, मुझे जो बचा हाँ। है उसका 25%। ओके, चलो ठीक है, हाँ, फिर तो ये कुछ भी नहीं है। तो छोड़ो, हम ये सवाल कर रहे थे, टोटल इंटरेस्ट इसमें नहीं है क्वेश्चन।
50% है। नहीं 51 टोटल इंटरेस्ट, बंदे ने इंटरेस्ट 51 पे करा। कंपाउंड है। हाँ कंपाउंड में। हुआ ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस नहीं है बस। हाँ ये सवाल यूपीएससी में नहीं है, यूपीएससी कंपाउंडिंग पे सवाल पूछ नहीं रहा है। तीन और पाँच के बीच में कुछ आएगा। क्यों 3 और 5 के बीच में क्यों? क्योंकि 5 से थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा और 3 से थोड़ा कम। क्या करा आपने? मैंने करके देखा कि 3% पे कितना आ रहा है। हिट एंड ट्रायल। नहीं हिट एंड ट्रायल मत करो। पर मैंने एक साल कर लिया बस। कम यूज करता है। अच्छा आपको पता है हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं कंपाउंडिंग के लिए? ठीक है, अब ये हाँ जीपी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, बट एक और चीज़ कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि जैसे इसके ऊपर मान लो 1 साल के लिए कोई परसेंटेज लगी, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं ये हमारे, इसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस ये 1 साल के लिए बस हम कह रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल इनटू रेट लगा, ठीक है, 1 साल के लिए लगा, और अगली बार यही चीज़ अगली बार के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, ये चीज़ अगली बार के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, है ना। तो ये मान लो ये जो भी आया क्या आया, P1 + R/100, ठीक है, R/100। मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा यूज़ कर पाओगे। ये अगली बार के लिए वो बन गया प्रिंसिपल, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल नेक्स्ट टाइम के लिए। यही तो होता है कंपाउंडिंग, ठीक है। तो मान लो P × 1 + R/100। अब ये जो था इसमें हुआ क्या कि अगली बार फिर से यही इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल के ऊपर फिर से मतलब R/100, ये सेम ही चीज़ का एक और R% लगेगा अगली बार, R/100 लगेगा, राइट। हाँ रेट सेम ही है, हर बार सेम है, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं रेट सेम है। कभी कभी रेट भी एडजस्टेबल होता है, बैंक ये भी करते हैं,
ठीक है, इसका सवाल कभी पूछा नहीं गया है। तो ये जो टर्म आएगी ये क्या आएगा कि ये वाली चीज़ है, इसको कॉमन लेना, 1 + r/100, इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया, 2 साल करा तो ये आ गया। ये एक्चुअली क्या हुआ, p टाइम्स r/100 का स्क्वायर। कैन यू सी, मतलब सी द पैटर्न क्या है कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसकी पावर होती जा रही है। ठीक है, वो यूपीएससी कभी कंपाउंडिंग के सवाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहे कि पावर कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है आपको पावर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, बट अब आपको समझ आएगा ना कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने अमाउंट क्या लिखा था ये। ठीक है, यहाँ पे मैं जो अमाउंट है उसका एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या, p टाइम्स 1 + r/100 का पावर n। ठीक है, क्या अब ये आप कर सकते हैं? हाँ, और ये क्या आ रहा है, ये फाइनल ये आ रहा है, ये जो भी आ रहा है ना ये, दिस इज फाइनल अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस प्रिंसिपल, है ना। ये क्या चीज है सर? ये फाइनल अमाउंट है। फाइनल में से वो माइनस करेंगे। हाँ जी, फाइनल अमाउंट कितनी है वैसे आपकी? इसमें ऐड कर देंगे इसमें। यस, हाँ, आ गई फाइनल अमाउंट, है ना। तो करेंगे क्या? देखो, इनफैक्ट ये ना बहुत आसान है। अच्छा, ये बहुत आसान तब लगेगा अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आते हो। क्या आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आते हैं? नहीं, तो एक बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14, 15, 16, 17, 18। चलो सबके स्क्वायर बताते जाओ, इसके बाद के बताना। ठीक है, अब यहां से बताओ क्या। हाँ। हम्म 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 196। इसको याद करना तो आसान है ना। फिर 324। 3 to 4। इनफैक्ट यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिखाई देता है। क्या यहाँ पे इसी पैटर्न से आप बता सकते हो क्या आ रहा होगा? हाँ, अगर 9 का 81 है, 19 का 361 है, ऐसा क्या होना चाहिए? क्या 8? नहीं, 841। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? 19 माइनस है, यहाँ पे 39 माइनस है, यहाँ पे इसमें से 19 माइनस है ना, ऑलमोस्ट 20 माइनस है, ऑलमोस्ट 40 माइनस है, ऑलमोस्ट 60 माइनस। फिर नेक्स्ट क्या होगा 39 का? 80 माइनस ऑलमोस्ट 20, 40, 40, 60, 80। इसका क्या होना चाहिए लगभग? 40 का कितना? हाँ, तो 1521 करके देखो। 15 आएगा ना, 16 करके देखो क्या आ रहा है। है ना, अब वो दिख गया पैटर्न। चलो ठीक है, यहाँ से करके देखते हैं हम। इसका क्या आता है? हाँ, 441। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ एक है, यहाँ 20 ऑलमोस्ट ज़्यादा, यहाँ पे 20 ऑलमोस्ट, वो 40 ऑलमोस्ट ज़्यादा। अगला क्या आएगा? तो कितना होगा? हाँ हाँ हाँ, 961 करके देखो, आता है क्या? मोबाइल से करके देखो, वैसे मत देखो। अगला होगा 961, आ गया ना? ठीक है, इसका क्या होगा? यहां से कर लो। 484, सब कुछ 4 से मल्टीप्लाई होगा। 484। नेक्स्ट, इसको रटना ही पड़ेगा, इसमें पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसका हमारा आता है 529। अच्छा, इसमें से और जो आपको पता है वो लिख लेते हैं। ये क्या पता है? 625। ठीक है, अब यहाँ पे ना दोनों में 76 आता है। ये रटने का बस मैं तरीका बता रहा हूँ। ये 576 है, ठीक है, और ये 676। एक सेकंड है,
अगर ये आपको याद है तो आसान हो जाएगा। अच्छा हाँ, 27 का, हाँ इसलिए आ रहा है। हाँ अच्छा 27 27 का आसान होना चाहिए। ये 3 की पावर कितना है? हाँ 3 की पावर 3, आंसर आना 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 कितना होता है? 3 की पावर्स याद है आपको? 3 की पावर्स याद है क्या आपको? 3 की पावर 6 ये हो गया 27। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पावर? 81। उसके बाद 343, ठीक है। उसके बाद 729, हाँ 6 है ना, पावर 6 है, सिंपल। ठीक है 28 का मेरे को भी याद नहीं है, अब लिख लेते हैं। अच्छा हाँ 324 है, 324 तो ये था 3 या 784 होगा। 784। ठीक है, खैर इनके याद करने आसान होता है। किसके याद करने आसान होता है? ये वाले और बीच वाला, है ना, ये याद करने आसान होता है, बाकी इतने नहीं होते। बाकी कुछ कुछ याद करने आसान रहेंगे, जैसे 11 के बाद ये जो फिर 33 आएगा एंड सो ऑन, उसके याद करने आसान होंगे। फिर 44 का आसान हो जाएगा ये सब, ठीक है। अदरवाइज सारे आसान नहीं होते। बेटर ये रहता है कि आपको ये तो सारे याद ही हों और इसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा इंट्यूशन बैठ जाए, ठीक है ये चीज़। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसको करना आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले में हम ये कर देते हैं, a/p कर लें इज इक्वल टू वो चीज़ जब हम लिखेंगे 1 + r/100 की पावर कितने, 2 साल तक था ये, ठीक है। और ये चीज़ हमारी क्या आ रही है? 625 डिवाइडेड बाय 676। और ये हमें पता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25/26 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो r बाय, हाँ जी, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। इतना आसान था ये, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा बताओ? हैं? नहीं, अब तो इंट्यूशन आ जाना चाहिए यार। हाँ हाँ 4% नहीं आ जाएगा आंसर इसको? मतलब आप वो कर दोगे मतलब 4 से मल्टीप्लाई, है ना। तो आपको ये एक वो एडिशन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से कि हम ये करते हैं कि 25/26 इज इक्वल टू 1। हाँ ये उल्टा, हाँ हम उल्टा कर रहे हैं एक्चुअली। 26/25 आएगा, a/p आना था ना, 7 ये चीज़ आनी थी। हाँ राइट, ये गड़बड़ हो गई। ये 26/25 है। हाँ अब आ जाएगा, हाँ अब करके देखो, अब आ जाएगा आपका 4 आ गए ना। क्योंकि कैसे कि 26/25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 + r डिवाइडेड बाय 100। इसको 100 के टर्म्स में ले आओ तो ये 104 आ जाएगा। हाँ हाँ वो भी कर सकते हो।
नहीं नहीं वो भी कर सकते हो, बट इसको ये देखो ना, इसको ये कर दिया हमने 100 और इसको कर दिया 104, 4 आ गया, है ना। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और रूल होता है, एक छोटा सा रूल यहाँ पे कंपाउंडिंग में बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स में अक्सर रूल होता है, ये आई थिंक रूल ऑफ 76 होता है, 76 होता है। एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रूल ऑफ 72, हाँ 72 ही एग्जैक्टली। सुना है ये रूल ऑफ 72? ये एक ट्रिक है। अब मैं जनरली ट्रिक नहीं बताता हूँ यहाँ पे, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको अगर ये पता करना है कि किस रेट से कोई चीज़ ग्रो करे कि वो दुगनी हो जाए, है ना। कि जैसे अगर ऐसा होता है कि कोई आपका मान लो वो है स्टॉक है जो हर साल 10% ग्रो कर रहा है, तो कितने साल में दुगना होगा। तो रूल ऑफ 72 आप लगाओगे कि 72 डिवाइडेड बाय 10, 7 साल में दुगना हो जाएगा। हाँ लगभग लगभग, ठीक है। अब ये सब कुछ लगभग है, जब वहाँ पे एक्यूरेट दे दिया जाता है वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे मान लो अगर आ गया कि 5, 6, 7, 8, फिर आप रूल ऑफ 72 नहीं लगाओगे, आपको खाली ये पता होगा या तो 7 आंसर या 8 है, वो चेक करना पड़ेगा है कि नहीं, ठीक है। फिर एक्चुअल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपके ऑप्शंस में वो चीज़ लगा सकते हो इससे, ठीक है। ये काम करा जा सकता है। अगर कोई चीज़ 12% से ग्रो कर रही है ना, तो रूल ऑफ 72 लगाओ, कितने साल में दुगनी हो जाएगी। ये सिर्फ डबल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये डबलिंग का फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72 ऑफ डबलिंग। इसको डिवाइड कर दीजिए। हाँ तो 12 से डिवाइड करो, क्या आंसर आया? 6 आया। तो 6 साल में लगभग डबल हो जाएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा होगा, मतलब 6 जब हम लगाएंगे या तो 104, 5 आ रहा होगा या 95, 96 आ रहा होगा, है ना। इतना हो गया, इतना एडिशन आपको मिल गया, ठीक है। ये सही आता है, राउंड ऑफ में ये छोटे वाले रेट्स अच्छे आते हैं। जैसे अगर हमें मतलब जैसे मान लो आपको 2 साल में दोगुना करना है ना, तो किस रेट्स पे ग्रो करना पड़ेगा। सोचो 2 साल में दोगुना करना है, आपको ये 100%। नहीं 36%। क्यों? 2 साल में कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो। आप अगर कितने यहाँ से अगर रेट ऐसा है 72 डिवाइड बाय रेट इज इक्वल टू टाइम, एक और चीज़ है 72 डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू रेट, समझ रहे हो। 2 साल में दोगुना करना है, 2 यहाँ लगाओगे, कितना आएगा 36%, ठीक है। 36% का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ एक की क्या हो गई 1.36, वो उसके आगे क्या हो गई 1.36 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कैलकुलेटर पर करके देखो 1.36 का स्क्वायर कितना आ रहा है। तो रूट 2 के अराउंड कुछ आ रहा है ना, 2 के अराउंड कुछ आ रहा है। 1.8496 है ना, 2 दुगने के पास पहुंचेगा वो, ठीक है। तो क्या है कि ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन रूल ऑफ 72 जनरली लग जाता है, क्यों? क्योंकि एक आध जगह पे मैंने देखा था कि ये रूल लगाकर मेरा काम थोड़ा सा आसान हो रहा था, ठीक है। ऑप्शंस में से ऑप्शंस में कुछ लगा के ये हो जाता है। ये रिसेंट टाइम्स में इस टाइप के एक आध कंपाउंडिंग के सवाल आए हैं। मैं कंपाउंडिंग देखो, अभी तो जो आपको मैंने फाइल दी है सन 2000 तक कंपाउंडिंग के सवाल थे नहीं, है ना। हाँ एक आध सवाल अभी रिसेंट ईयर में आ गया, इसलिए मैं बस आपको कंपाउंडिंग करा रहा हूँ, ठीक है। इस फाइल में नहीं दिखेगा वो सवाल, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि हम इस साल ये पिछले 1-2 साल के जो सवाल हैं वो करना चाह रहे हैं पूरे, राइट। चलो अब करते हैं मेन जो प्रॉफिट लॉस वाले ये सारे सवाल होते हैं, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे एक 2017 वाला जो सवाल था, ये अच्छा है सवाल। ये
हुआ मतलब कंफ्यूज हो गया। क्यों? राम ने कितने में खरीदा, कितने में बेचते, 10% प्रॉफिट, एक्स प्लस 10 है बस। 0.5% तो गेन होगा। ऐसे करता हूँ 100 लेके कर लेते। हाँ ये कर लो। वन परसेंट एक गेन होगा ना गोपाल को सर। हाँ ऐसे कुछ है। ठीक है, इसको 100 लेकर करोगे सबसे मतलब कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि 100 लेकर करना आसान होता है। ठीक है, तो गोपाल ने क्या करा है कि एक सेलफोन लिया, ठीक है, 100 रुपये का ले लिया मान लो, ठीक है, और फिर क्या करा है इसको 10% सोल्डेड टू राम एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, 110 पे इसने बेच दिया। ठीक है, ये गोपाल था जिसने ये काम करा। ठीक है, और अब ये जो किसके पास आ चुका है, ये आ चुका है राम के पास। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा कि राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट ए 10% लॉस। ठीक है, कि इसने जितने का भी लिया ये कह रहा है वापस ले लो। ठीक है, थोड़ा बहुत चलाया, वापस बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 10% लॉस पे लूंगा मैं तो वापस। ठीक है, तो 10% लॉस यहाँ पे कितना आया, 99 रुपये का हो गया है ना, -11 हो जाएगा, 10% लॉस ये आ गया। ठीक है, तो उसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और फिर बाद में 99 रुपये की खरीद ली उसको वापस, है ना। तो व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीज, है ना। तो एक तरीके से इसने 1% एक्स्ट्रा मिल गया इसको, है ना, बस यही है। हालांकि यहाँ पे जो सवाल की जो वर्डिंग है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक्चुअली वो 10 रुपये का लॉ वो गेन कर चुका है पहले, और 1% और हो गया। एक्चुअली जो नेट उसका गेन है वो 12% है। ठीक है, बट ठीक है, हम मान लेते हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी ऐसी है, बट एक्चुअली कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द हाउ मच द प्राइस हैज चेंज आफ्टर द होल ट्रांजैक्शन। कुल मिलाकर एक्चुअली वो पता तो ये लगाना चाह रहे हैं। इसका ये भी लगा सकते हैं कि 110 की कितनी परसेंटेज होगी, 99। हाँ नहीं, हम प्राइस चेंज कर लेते हैं ना, कि ओरिजिनल प्राइस के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो फिलहाल क्या प्राइस हो चुका है ना। चलो एक ये वाला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रिबेट मतलब डिस्काउंट। हाँ
ये जो कॉस्ट है सर आर्टिकल की वो ट्रेडर के लिए है। हाँ हाँ जी, पता नहीं, शायद करके देखें। कहने की एक एमआरपी है, फिक्स प्राइस मीन्स एमआरपी, ठीक है, ये मार्क प्राइस है किताब, वो जो सामान है उसके ऊपर क्या मार्क्ड है प्राइस, ठीक है। अब इसने किसी कॉस्ट पे ख़रीदा, ठीक है, कॉस्ट प्लस 15%, ठीक है, 15% ऑफ व्हाट, ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये है जिस पे कि वो बेच रहा है। और ये कब आ रही है, जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है माइनस 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, इतना आ रहा है ना। और सवाल में क्या दे रखा है कि इफ द कॉस्ट इज 72, ठीक है, और ये चीज क्या है, ये है 72, जो कॉस्ट है ये है 72, ठीक है। और इसको हटा देते हैं यहां से। इफ द कॉस्ट इज 72, तो हमें बताना है कि भाई ये फिक्स प्राइस कितना होगा, है ना, राइट। तो ये कितना निकल कर आ रहा है, ये वैल्यू, अगर कॉस्ट ये है और ये वैल्यू क्या थी, ये कितने पे सेलिंग हुई है, ये सेलिंग प्राइस है ना। तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 82.8। ठीक है, 82.8, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे डिस्काउंट करने के बाद आया है, ये जो भी प्राइस आया है, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये इंटू 0.9, राइट। तो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास कुछ आएगा, है ना, बस। और एक्चुअली उसी से ही हमें थोड़ा सा इससे ही हिंट मिल रहा है कि क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल ये इंटरेस्टिंग है, थर्ड वाला, और ये थर्ड वाला इसके काफ़ी करीब है, इस वाले के, गोपाल वाले के। हाँ, ठीक है ना, कैसे करा, 100, अच्छा, हाँ ये सही है तरीका ऐसा करने का। अब किसी चीज़ को अगर हम ऐसा होता है ना कि
अगर 1 थी, एक्चुअली आप 1 लेकर करोगे ना तो भी अच्छा रहेगा। 25% इंक्रीज हो गया, ये 1.25 हो गया। अब इसको कितना हमें रिड्यूस करना है, एक्चुअली इसका 0.25 हटाना है। 0.25 होता है इसका 1/5, है ना, क्योंकि हमें करना क्या है 0.25 डिवाइड बाय 1.25, ये कितना हो गया, ये चीज़ हमें घटाना है, इतना घटाना है, ये 1/5 हो गया। 1/5 इज 20%, है ना। इनफैक्ट हम जैसे इस सवाल को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, एक जनरल लेकर आ सकते हैं टर्म, क्या कि जैसे हमने ये देख लिया कि 20% किसी 25% किसी चीज़ को बढ़ाया, 25% किसी चीज़ को बढ़ाया, वापस सेम लाने के लिए आपको 20% करना पड़ रहा है ना। अगर किसी चीज़ को मान लो मैंने 20% बढ़ाया, उसको सेम लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? ठीक है, एक ये सवाल आप कर चुके हो, ये वाला हमें बताना है, एक और बताना है। अगर 33% बढ़ा दिया था तो कितना नीचे लाना पड़ेगा? ठीक है, और आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा। हाँ बिल्कुल एकदम सही। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या करा आपने? इसका आंसर आएगा 16.66%। ठीक है, यहाँ पे हमें एक और पैटर्न मिलेगा। आपने करा क्या, 20% बढ़ाया तो 1.20 हो गया। अब आपको घटाना कितना है, 1.20 में से 0.20 घटाना है, ये होता है 1/6। इसको परसेंटेज टर्म में करेंगे 16.66% आएगा। कंटिन्यूस फ्रैक्शन, वो कंटिन्यूस हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ रहे हैं हो क्या रहा है? जब आप 1/5 बढ़ा देते हैं तो 1/6 घटाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे 1/4 जब बढ़ाया तो 1/5 घटाना पड़ रहा है। 1/3 जब बढ़ा दोगे, 33% बढ़ा दिया, अब कितना घटाना पड़ेगा? एग्जैक्टली 1/4, है ना। क्यों, कैसे? फिर से यही कैलकुलेशन हम फिर से करते हैं, इसको हटाते हैं इस वाली चीज़ को। ठीक है, हमने कर दिया 1.33 ले आए, अब हमें 0.33 इससे हटाना है वापस 1 लाने के लिए। तो होगा क्या, 0.33 डिवाइडेड बाय 1.33, ये क्या हो गया, ये 1/4 हो गया। हुआ कि नहीं, है ना। कैसे हुआ ये, कि क्योंकि 0.33 के होता है ये 1/3 होता है, और 1.33 होता है 4/3, कट गया 1/4। ठीक है ना। तो अगर 1/3 इंक्रीज करा है, 1/4 डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 1/4 इंक्रीज करा 1/5 डिक्रीज करना पड़ेगा, 1/5 इंक्रीज करा 1/6 डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 50% किसी चीज में ये कर दिया और फिर 33% ये कर दिया, समझ रहे? अगर कहीं पे 100% गेन करा, वो 100% किसी पे आपने गेन कर दिया, 50% लॉस आप लेंगे, आप वहीं आ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। अगर स्टॉक मार्केट 1-2 साल में 100% ऊपर चली गई, दुगनी हो गई, ठीक है, और फिर अगले साल वापस वहीं आ गई, तो कितना लॉस हुआ? 50% लॉस हुआ। ठीक है, अगर इसे उल्टा कर दें कि अगर हाँ 20% घट रही है तो कितना बढ़ाना होगा? हाँ, 25%। अब सवाल ये उठता है एग्जैक्टली ज़्यादा बढ़ाना कि मतलब मान लो इकोनॉमी 10% नीचे चली गई, इसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा कि ऊपर चली जाए? 1/10 के लिए तो 1/9 बढ़ाना पड़ेगा। हाँ 1/9 कितना आया, 100 का 1/9 11 के आसपास कुछ, है ना, 11% करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी 8% नीचे गई थी,
ठीक है, मान लो 1/12 नीचे गई थी, इसे कितना ऊपर लाना पड़ेगा? 1/11, 1% फालतू लाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? वो सारे इंट्यूशन ये यहाँ पर आ रहे हैं ना। वो जो गोपाल वाला सवाल था वो भी तो ऐसा ही था, क्या कि ये हुआ और फिर ये हुआ, आप समझ रहे हैं? बट ये क्या है कि 10% था, इसलिए एक का अंतर आ गया। अगर मान लो सेम पे लाना पड़ता तो वहां पे 10% ऊपर जाने के बाद 9% नीचे लाना पड़ता, तब सेम पर आ जाता, तब 100 आता आंसर, वरना आगे 99। आ रही है बात समझ? है ना, बैठ रहा है ना ये पैटर्न दिमाग में, है ना? वो कहते हैं कि भाई इकोनॉमी बराबर आ गई। वो कोविड के टाइम पे ये जुमला आया था क्या कि भाई इकोनॉमी 7% नीचे गई, नेक्स्ट टाइम देखो 7% ऊपर आ गई, बराबर आ गई। नहीं, बराबर नहीं आई, उसे थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नीचे गई थी वो बड़े परसेंटेज का नीचे गई थी, नीचे, और फिर नीचे से ऊपर आना है तो छोटे परसेंटेज आना है। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। एक बार आपने बढ़ा दिया छोटे का, छोटी वैल्यू का एक बड़ा परसेंटेज ऊपर कर दिया, अब इस बड़ी वैल्यू का छोटा परसेंट भी बड़ी चीज़ होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना? बड़े इंट्यूशन डेवलप हो गया। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना। क्योंकि ऐसे पैटर्न अब पहले क्या होता है, आते थे इस टाइप के पैटर्न पे एक्चुअल नंबर बेस्ड सवाल आते थे। अब क्या है, इस टाइप के पैटर्न पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाते हैं कि अगर आपने किसी परसेंटेज का, मतलब किसी चीज़ को 1% से बढ़ाया, सेम वैल्यू पे लाने के लिए आपको उतने ही परसेंटेज पे गिराना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पे गिराना पड़ेगा, उससे कम पे गिराना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आ जाती है। जब नंबर आते हैं तो बंदा फॉर्मूला आगे कर लेता है, जब स्टेटमेंट आता है फिर इंट्यूशन ही चाहिए। हाँ, ठीक है ना, इसलिए हम इंट्यूशन से करना चाहेंगे सारी चीज़ें। चलो, एक बढ़िया सा सवाल मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ये ये 1995 में पूछा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म सेविंग के ऊपर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी ऐसा नहीं होता। हाँ, पहले मिलता था, इतना तगड़ा इंटरेस्ट मिलता था, लोग बैंक में रखते थे। क्यों? क्योंकि हाँ, ये भी जब एफडी वगैरह हो तो नॉर्मली तो 3-4% मिलता है। क्यों? उस समय ये था कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत कमज़ोर था, बैंक में लोग कम पैसे रखते थे, तो कैपिटल इतनी कम थी कि बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट देने को तैयार था। क्यों? क्योंकि बैंक का तो हाथों हाथ 20-20, 30-30% पे जा रहा था। अभी पैसे के सोर्सेज ज़्यादा बढ़ गए तो इंटरेस्ट कम हो गया। कंपनियां ले लेती थी, वो कहती थी भाई हमें प्रोडक्शन तो करने दो, हम दुनिया में कहीं भी बेचेंगे, कमा लेंगे, पैसा तो दो। मतलब यही सारा टाइम है जब इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। जब बहुत तेज़ी से ग्रो होती है तो पैसे की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे चल जाता है, तो भी ग्रो करती रहती है। वरना अगर ग्रो नहीं कर रही है तो अब सरकारें उल्टा करती हैं कि यार फिर ऐसा करते हैं, चलो इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली पंप डाउन करते हैं कि लोग लें पैसा, प्रोडक्शन करें। पहले डिमांड ही इतनी थी इसलिए हाई इंटरेस्ट था। ठीक है,
तो छोड़ बेकार लैंग्वेज नहीं बेकार लैंग्वेज नहीं है, बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन बट इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर दिस पर्सन हाँ। लॉन्ग टर्म हाँ उसमें तो 12% मिलेगा। इफेक्टिव नहीं 12% मिल रहा है। पहले क्वेश्चन के मर्म को समझो कि एक्चुअली कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि बंदा कमाएगा और अपने पास ऐसे ही रखेगा कैश में, तो हुआ क्या 30% एडिशनली उसे ये देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अपने पास ना रखे, ठीक है, वो उठाकर सेविंग अकाउंट में डाल दे, ठीक है, तो उसको 12% मिल रहा है, ठीक है, फिर वो कुछ निकालेगा और उसका कुछ टैक्स पे कर देगा। समझ रहे हो? अब वो ये पूछ रहे हैं कि उसने इफेक्टिवली कितना बचाया, इस चीज पे उस जो कमाया उस पे। लेकिन कमाया तो एडिशनल 1000 रुपये मिल रहे हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी प्लस नहीं अ पर्सन अर्न्स, अब यही क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये ठीक है, ये टोटल पे बोला ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर दिस पर्सन फॉर मनी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम, ठीक है। नहीं, इफ द पर्सन डिपॉजिट 1000 पर मंथ ऑन अ लॉन्ग टर्म सेविंग फेचिंग 12%, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, 12%, टैक्स लायबिलिटी ऑन द एडिशनल अलाउंस विल रिड्यूस टू 10%। ठीक है। एडिशनल अलाउंस उसे जो मिला है वो हो जाएगा, 10% हाँ कम हो जाएगा, मतलब 10% बचेगा 30 की जगह। तो रुको, इसको ना फिर से इसको ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहे हैं कि ए पर्सन अर्न्स 2000 पर मंथ ओवर एंड अबव हिज सैलरी एज एन एडिशनल अलाउंस, ठीक है, कि इसकी कुछ सैलरी है प्लस एडिशनल अलाउंस 2000 रुपये का है, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ, कुछ भी मान लो, सैलरी को एस मान रहा हूँ मैं, ठीक है। हाउएवर 30% ऑफ द एडिशनल इनकम, ये जो एडिशनल इनकम है, ये जितनी भी एडिशनल इनकम इसको दी जा रही है, इसका 30% टैक्स में कट जाएगा, है ना। ये तो सरकार लेती है, 30% का इनकम टैक्स है, ठीक है। फिर इफ है क्या हुआ, 600 कटेंगे 600 कट गए, हाँ जितने भी है, 30% है यार, एग्जैक्ट 33% नहीं है, 30 है, ठीक है। इफ द पर्सन वुड डिपॉजिट 1000 रुपीज पर मंथ ऑन ए लॉन्ग टर्म सेविंग, ठीक है। अब यहां से निकाल रहा है कुछ, ठीक है, ये 1000 रुपीज उसने कहाँ डाल दिया, लॉन्ग टर्म सेविंग में, ठीक है। और यहाँ पे इसने इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करी है, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है हमारा, 12% ब्याज, ठीक है। इसमें 12% ब्याज मिल रहा है, ठीक है। पर्सन लॉन्ग टर्म सेविंग फेजिंग 12% इंटरेस्ट, हिज टैक्स लायबिलिटी ऑन द एडिशनल अलाउंस वुड रिड्यूस टू 10%। अगर इसने ये कर दिया, ये कोई सेविंग स्कीम होगी मतलब, ठीक है, जहाँ पे 1000 रुपये ये करने पे इसका जो टैक्स बनता है कितना बनता है, खाली 10%। पहले कितना बन रहा था, इतना होता है ना। सरकार कहती है कि भाई हमारी इस सेविंग स्कीम में डालो और ये टैक्स डिडक्टेबल है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा उतना, समझ रहे हैं। ऐसी होती है ना कई सारी सेविंग स्कीम, जैसे ये पीपीएफ वगैरह होती है ना, लोग 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं उसमें। पीपीएफ पे कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, 8%। आपका टैक्स कितना लगता है, 0, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपने मान लो 5 लाख रुपये महीना कमाया, या टोटल साल की जो इनकम हुई वो भी 12 लाख, ठीक है। इसमें से 12 लाख पे होगा क्या कि एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आपको 30% इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 10 लाख के ऊपर आपको 30% लगता है ना, तो लास्ट वाले 2 लाख पे 30% लगेगा, ठीक है। अब इसी में से 1.5 लाख निकाल के आपने इसमें पीपीएफ में डाल दिया, आपका इंटरेस्ट, वो आपका जो टोटल वो है कितना लगेगा, तो जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे जो 30% टैक्स जाना था, 1.5 लाख पे 30% मतलब कितना, 45,000 रुपये टैक्स जाना था। अगर आपने सेविंग स्कीम में डाल दिया
0% जाएगा। उल्टा सेविंग स्कीम में पैसा और मिल रहा है आपको। बच्चे हुए 50,000 रुपये लगेगा 30, हाँ 50,000 रुपये बस। समझ रहे हो? तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इफेक्टिवली आपने कितना बचा लिया। ठीक है, इस सेंस में ये पूछ रहे हैं कि ठीक है द हिज टैक्स लायबिलिटी एडिशनल रिड्यूस टू 10%। ठीक है, 10% फिर भी अब टैक्स लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर द पर्सन फॉर मनी इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म सेविंग। अब ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये इसने लगा दिया, इफेक्टिवली इसने कितना बचाया? 12% तो ब्याज वैसे ही मिल रहा है, बट एडिशनली ये 30% या 10% टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। आप टोटल कितना बचा रहे हैं? अगर सर उसने 1,000 की जगह 2,000 रुपये लगाती है सेविंग में तो और भी अच्छा है, बट हो सकता है वो जो स्कीम है वो कह रही है आप 1,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, जैसे पीपीएफ कह रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकते। लगाने को लगा सकते हैं, ठीक है, उस स्कीम में। जो 10% टैक्स है ये सेविंग वाले पे लगाएगा जो बचे हुए। नहीं, ये तो आपकी इनकम पे लग रहा था, बट ये सेविंग स्कीम ऐसी है कि अगर आपने इसमें कुछ लगा दिया इस स्कीम के अंदर, तो आप जो 30% टैक्स देते हैं उसकी जगह सरकार को आप बता दोगे भाई ये जितनी मैंने इनकम करी इसमें से इतना तो आपको आपकी स्कीम में लगा दिया है, इसमें मेरे को टैक्स कम दो, है ना। तो टैक्स कितना हो गया ये? जो बच्चे 1,000 है उन पे 30% लगेगा। ये मेरे को क्वेश्चन आप समझ रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाकई में प्रैक्टिकल सवाल है। 30% लग रहा है 1,000 रुपये और बचे 1,000 रुपये पहले 12%। हाँ, अब इसको तो भूल ही जाओ ना। अब खाली इतना याद रखो कि जनरली 30% लगता है, अब आपको खाली 10% लग रहा है। 1,000 रुपये पे 10% लगेगा ना, 1,000 बच भी तो वैसे सेविंग जो सेव नहीं करी उसने उस पे तो 30% ही लगेगा। उस पर तो 30% ही लगेगा, बट इन्होंने पूछा क्या? कितना बचाएंगे? जो बचा हुआ है वो टोटल 2,000। नहीं, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म सेविंग का पूछना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन भी तो देखो आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर दिस पर्सन फॉर द मनी इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म सेविंग। खाली स्कीम में जो लगाया पैसा उस पर इफेक्टिव बताना है। क्या बचा लिया? अब करो। 12% इंटरेस्ट मिल गया। 1,000 का 12%। 120। हाँ, 1,000 का 12 120 होता है। 120 उसका 10% निकालना। 120 होगा। हाँ 120 होगा। हाँ, वो तो 120 ही होता है। 1% 100 होगा। 10 होता है, 10 को 12 से करना क्या चाह रहे हो भाई? 120 रुपये। हाँ। तो उसको टोटल 1,120 रुपये मिल गए। हाँ 1,120 पे 10% कितना लगा? टैक्स लगेगा ना 10%। हाँ। तो 112 रुपये उस पे टैक्स लगा। 11.2 रुपये। हाँ क्या है? नहीं, वो सब ठीक है, बट अब ये जो 1,000 था ना, इस पे 10% टैक्स लग रहा है। 1,000 नहीं से पहले सेविंग करके रखेगा उस पे हाँ 12% मिल गया तो 1,120 पे 120 10%। पर 10% लगेगा। 112। नहीं, जो कमा इनकम टैक्स कमाई पे लगता है ना। कमाई यहाँ हो गई, ठीक है। ऑल्दो आज 10% लगा तो मतलब हाँ, ये सेविंग, अच्छा सुनो, ये सेविंग ना बोल के इसको सेविंग स्कीम बोलो, ठीक है। हाँ, अब बताओ, ये सेविंग स्कीम है एक। 1,008 रुपये बचेगा। तो 8 रुपये 1,000 के कितने परसेंट बनेंगे? ऐसा रुको, सुनो, ऐसा करो, सुनो। इस बंदे को टोटल कितना मिल रहा है अब? 1,120 मिल गया, ठीक है। हो गया क्या? ठीक है, टैक्स भी लगेगा। ठीक है। अब जो टैक्स है, टैक्स क्या था? जो एक्चुअली इस पे कितना टैक्स था? ये टोटल 600 था, ठीक है। अब वो टोटल कितना टैक्स लग रहा है? 600 ना लग के कितना लग रहा है? खाली 200 लग रहा है टैक्स, ठीक है। आपका टोटल, हाँ 112 लगेगा सर, उसका 10% लगेगा। 1,000 भी लगेगा ना टैक्स का? हाँ, तो 1,000 पे 200 थोड़ी लगेगा।
10% 100 होगा ना? 1000 पे नहीं वो ठीक है, 1000, ओ सॉरी, हाँ ये 300 पहले लग रहा था, अब ये 100 लगेगा, है ना, तो 200 रुपये यहाँ से बचा लिया। ठीक है, टोटल किसने कितना बचाया इस स्कीम पे, मतलब इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का मतलब है इसकी टोटल सेविंग कितनी हो गई, 120 प्लस 200, ये उसकी टोटल सेविंग है 320। तो एक्चुअली उसने क्या करा है, उस 1000 रुपये पे 32% बचाया। ऑप्शन में 32 नहीं है ऑल्दो, ठीक है, बट ये इसका 30% के आसपास आंसर होगा, है ना, 30% है लेकिन। ठीक है ना, क्योंकि जो 320 है ये एक्चुअली कितने पे, हम ये बोलेंगे कि जो फाइनल इसको जो मिला ये 1120 हो गया ना, 1120 पे जब हम 320 देखेंगे वो 30% के आसपास आएगा, है ना, तो वो ऑप्शन में। ठीक है, चलो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आप करके देखना, हैं, पता नहीं आ भी जाए तो क्या बुरा है। नहीं, अब क्या है कि ये इस टाइप की स्कीम अब चल भी नहीं रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो चुका है ना। अब क्या है कि इंटरेस्ट से होने वाली इनकम को भी अब इनकम मान लिया जाता है। ठीक है, स्कीम तो चल रही है, पीपीएफ के ऊपर सवाल लाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो गया। आई थिंक इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी बेटर करनी पड़ेगी। एनीवे, आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक बार करके देखना। एक तो ये वाला क्वेश्चन कि एक बंदा 2 क्लॉक खरीद रहा है, ठीक है, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, एक को 25% लॉस पे बेच रहा है, फिर भी सेम ही प्राइस मिल रहा है, ठीक है, तो फिर कितने की होंगी क्लॉक्स, एक ये सवाल। और फिर ये है कि इतने मार्क्स लाए, स्टूडेंट सिक्योर्ड एवरेज, ठीक है, ये इस टाइप का सवाल है, मैं पहले भी एक बार बता चुका, ये कर चुके हैं, ठीक है, इसको मत करना। मैं भी एक मेरे को यहाँ पे सवाल अच्छा मिला था, चौथा के बाद ये तो सर्वे वाले सवाल है, ठीक है, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल ही है। ठीक है, बाकी ये सेट्स वाले कुछ सवाल हैं, ये हम मतलब सेट के साथ कर लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट में हम सेट वगैरह कर लेंगे। कल लंबी रखते हैं क्लास, ठीक है।